वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि M20 ग्रेड की कंक्रीट के लिए मॉडुलस अनुपात होगा। कह रहा है आपका M20 ग्रेड की कंक्रीट के लिए मापांक अनुपात क्या होगा, है ना। मापांक अनुपात क्या होगा। ए ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन है 12.23। बी क्या बोल रहा है, बी हो जाएगा आपका 15.54। सी क्या हो जाएगा 12.89। और डी क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा 11.56, है ना। कितना हो जाएगा आपका 11.56। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए इसको हम डिस्कशन कर लेते हैं। पहले अब समझिएगा, सबसे पहले ये आपको समझना पड़ेगा कि मापांक अनुपात क्या होता है ना। तभी तो आप समझेंगे कि मापांक अनुपात होता कैसा है। उससे पहले हम नहीं समझेंगे मापांक अनुपात, है ना। तो मापांक अनुपात क्या होता है, मापांक अनुपात क्या होता है, रेशियो ऑफ यानी ES अपान EC। ठीक है, यानी स्टील का यंग मापांक, यस मतलब स्टील, ई मतलब यंग मापांक, है ना। यानी इस्पात का यंग मापांक अपान कंक्रीट का यंग मापांक, है ना। इस्पात का यंग मापांक अपान कंक्रीट का यंग मापांक का अनुपात क्या होता है, मापांक अनुपात। मापांक अनुपात का मात्रक क्या होता है बताइए तो। मापांक अनुपात का मात्रक क्या होता है, कोई मात्रक नहीं होता, है ना। क्योंकि ये क्या है, अनुपात है ना, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है। स्टील का यंग मापांक कितना होता है, स्टील का यंग मापांक 2 × 10⁵ न्यूटन प्रति mm²। कंक्रीट का यंग मापांक दो तरह से होता है, 5700 √F/c और क्या होता है आपका 5000 √F/c, है ना। IS 456 1978 के अनुसार क्या होता है आपका, 1978 के अनुसार 5700, है ना, 5700 √F/c और 2000 IS 456 2000 के अनुसार क्या होता है 5000 √F/c। F/c सबको पता है क्या है, F/c बताइए F/c क्या है। तो इसका आंसर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, F/c का अभिलाक्षणिक सामर्थ्य, है ना। F/c क्या है आपका अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। अभिलाक्षणिक सामर्थ्य में घन कितने सेंटीमीटर का लेते हैं, 15 सेंटीमीटर का। कितने % आर्द्रता पे, 90% आर्द्रता पे। कितने दिन बाद चेक करते हैं, 28 दिन बाद चेक करते हैं। कितना घन बनाते हैं, 100 घन बनाते हैं, है ना। कितना घन पास होना चाहिए, कम से कम 95 घन पास होना चाहिए। 95 घन कह लीजिए या फिर 95% कह लीजिए आप, है ना। कम से कम 95% पास होना चाहिए। अधिक से अधिक कितना फेल होना चाहिए, अधिक से अधिक 5% फेल होना चाहिए या अधिक से अधिक 5 घन फेल होना चाहिए, है ना। उसके अनुसार इसका मात्रक, मापांक अनुपात का मात्रक होता है 280 3σCB, है ना। यही तो मात्रक होता है 280 3σCB। अब निकाल लेते हैं। अब समझिएगा, मापांक अनुपात का मात्रक होता है 280 3σCB। तो M = 280 3 हो जाएगा σCB। अब σCB क्या है, संपीड़न में नमन प्रतिबल, है ना। संपीड़न में नमन प्रतिबल, यही तो होता है σCB। कहीं कहीं σCB C लिखता है। तो σCB क्या होता है, M15 के लिए कितना होता है भाई, 15/3 क्या होता है आपका 5। M20 के लिए बताए थे ना, इसका क्वेश्चन भी पूछे थे, 20/3 क्या हो जाएगा आपका 7। M25 के लिए डायरेक्ट लिख रहे हैं 8.5 और M30 के लिए कितना होता है आपका 10। ये सारे के सारे न्यूटन प्रति mm², क्योंकि सब के सब प्रतिबल हैं, है ना। तो देख लेते हैं M20 के लिए σCB कितना है 7, तो रखेंगे 7। ठीक है। अब इसको डायरेक्ट हम कैलकुलेट करेंगे। तो डायरेक्ट कैलकुलेटर तो है नहीं, मोबाइल से कैलकुलेट करते हैं इसको हम। कितना हो जाएगा आपका 280/21, 280/21 हो जाएगा आपका 13.33। कितना हो जाएगा आपका 13.33। ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है कहीं, है ना। ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो घबराना नहीं है, 13.33 इसी को बना लेते हैं। ठीक है, 13.33 ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन हम कैलकुलेशन किए होंगे RCC में, तो आप लोग देखे होंगे 13.339 लेकर हम डायरेक्ट क्या लेते थे 13, है ना। इससे क्या होता है कि 13.33 को 13 लेने से मतलब होता है कि हर जगह कैलकुलेशन में आपको दिक्कत ना आए, है ना। कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हम दशमलव को क्या करते हैं, छोड़ते जाते हैं। वैसे भी देखते हैं RCC का न्यूमेरिकल काफ़ी लेंदी होता जाता है, तो आपको समझ आया होगा इसे। ठीक है, इतना सारे के सारे रिविजन हुआ है। फिर हम आपसे पूछ दें, और कुछ पूछने वाला है क्या इसमें, सब हो गया, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ याद आया था इसमें और पूछने के लिए।
अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब देखिए मेरा पेट का एग्जाम खत्म हो गया, ठीक है। अब आप लोगों को सारे के सारे सब्जेक्ट आएंगे, तो घबराना नहीं है ना। और ड्राइंग का एमसीक्यू के लिए परेशान नहीं होना है, हम बता देंगे आपको। हम कर रहे हैं आपको ड्राइंग, मीनी आरसीसी ड्राइंग, आरसीसी और सर्वे, इतने का तो आप टेंशन छोड़ दीजिए। बाकी हम पढ़ाएंगे क्या, हम इरिगेशन भी पढ़ाएंगे, ठीक है। इरिगेशन हम पढ़ाएंगे, और एक और हैं सर जी, वो आपका पढ़ाएंगे ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इतने यानी आरसीसी ड्राइंग और इरिगेशन का टेंशन नहीं रखना है आपको, और सर्वे, ठीक है। बाकी किसी का नहीं रखना है, क्लासेस सभी चलेंगी। अब आपका एग्जाम भी आने वाला है ना। बस थोड़ा सा दिक्कत है, मेरे यहाँ नेट नहीं रहता है, तो हम कहीं और जाकर अपलोड कर देंगे, अभी हम सब व्यवस्था कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और सेशन को थोड़ा शेयर करिए। कह रहा है कि यम 40 ग्रेड की कंक्रीट के लिए टेंसाइल स्ट्रेंथ बताइए। कह रहा है यम 40 ग्रेड का कंक्रीट का तनन सामर्थ्य बताइए, तनन सामर्थ्य बताइए, ठीक है। और देखिए थर्ड ईयर में ना, मतलब न्यूमेरिकल अच्छे खासे आ रहे हैं, ठीक है। थर्ड ईयर के सिलेबस में न्यूमेरिकल अच्छे खासे आ रहे हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल लगाते हुए चलना है, ऐसा न्यूमेरिकल। देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कर रहा है आपका 4.42 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। बी क्या बोल रहा है 4.7 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। और सी क्या कर रहा है आपका 4.14 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। और डी क्या बोल रहा है आपका नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। कहाँ तक इधर दिख रहा है, बस यहाँ तक है ना। और इधर इसके ऊपर नहीं जाना, ठीक है ना। और इधर तो ठीक दिख रहा है। चलिए देखिए क्या कर रहा है कि इसका क्या बताना है, आपका तनन सामर्थ्य बताना है। तो तनन सामर्थ्य के लिए क्या करेंगे, देखिएगा फ्रैक्चर स्ट्रेंथ जानते हैं ना, या फिर मॉडुलस ऑफ रप्चर जानते हैं, या फिर फ्रैक्चर जानते होंगे, है ना। फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ क्या होता है, फ्लेक्चर स्ट्रेंथ क्या होता है आपका, फ्लेक्चर स्ट्रेंथ होता है आपका 0.7 √FC के, है ना। एक किसके लिए है आपका IS 456 और 2000 के लिए, ठीक है। IS 456 और 1978 के अनुसार क्या हो जाएगा 0.67 √FC के हो जाएगा, 0.67 √FC के। तो कुछ नहीं करना है, रख देना है 0.7, और FC के का मान कितना है, कहाँ गया, यम 40 ग्रेड, अंडर रूट क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, है ना, ठीक है। ये सीखे क्या है अभिलाषिक सामर्थ्य, ए क्या है आपका अभिलाषिक सामर्थ्य, ठीक है। आगे चलें, कैलकुलेट कर दीजिए इसको फटाक से। तो क्या हो जाएगा √40 × 0.7 4.42, ठीक है। कितना है आपका 4.42 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। कौन सा मिल रहा है, ए ऑप्शन मिल रहा है ना, 4.42 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, ठीक है। अब ये भी बात जानते हैं कि तनन सामर्थ्य संपीड़न सामर्थ्य का कितना होता है, बताइए। तनन सामर्थ्य संपीड़न सामर्थ्य का कितना होता है, 10 से 15%। क्वेश्चन आने वाले हैं। तनन सामर्थ्य संपीड़न सामर्थ्य का होता है 10 से 15%, ठीक है। और क्या होता है कि कंक्रीट किस में मजबूत होता है, कंक्रीट मजबूत होता है आपका कंप्रेशन में। कंक्रीट किस में मजबूत होता है, कंप्रेशन में। कंक्रीट फेल किस में होता है, तो कंक्रीट फेल होता है आपका ब्रिटल फेल्योर, है। किस में फेल होता है, ब्रिटल फेल्योर, और है ना। और क्या होता है कि स्टील क्या होगा आपका डक्टाइल फेल्योर, ठीक है। आगे चलें, अगला कह रहा है IS कोड के अनुसार। अब देखिए आप क्वेश्चन इजीली बता देंगे। IS कोड के अनुसार आरसीसी का मिनिमम ग्रेड कितना होता है, जानते हैं आप कितना होता है, बताइए। IS कोड के अनुसार आरसीसी का मिनिमम ग्रेड कितना होता है। इसमें आपसे ये नहीं बोला है कि 1978 के अनुसार या फिर 2000 के अनुसार, तो क्या लिखना है 2000 के अनुसार, ठीक है। जब बोलेगा नहीं ना किस कोड के, यानी 2000 के अनुसार या फिर 1978 के अनुसार, तो आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है 2000, यानी न्यू एडिशन, ठीक है, जो आपके बुक में दिया है। अगला कह रहा है कंक्रीट की तनन सामर्थ्य तथा एक छोड़ते हैं, इजी क्वेश्चन कर रहा है। हाँ कर रहा है कंक्रीट का पॉइजन अनुपात क्या होता है, कंक्रीट का पॉइजन अनुपात क्या होता है। ये क्या हो जाएगा आपका, ये लिख रहा है 0.16
अभिकल्पन और सेवा योग्य मापदंड के समान कंक्रीट के लिए क्या हो जाएगा आपका 10.15, बी क्या कर रहा है आपका 10.33, सी क्या कर रहा है 10.25 और डी क्या कर रहा है आपका नन ऑफ दिस, है ना। क्या कर रहा है आपका नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा आपका कंक्रीट का मापांक, कंक्रीट का पॉइजन अनुपात। अब समझिएगा पॉइजन रेशियो क्या होता है। पॉइजन रेशियो बताइए क्या होता है। लेटरल स्ट्रेन, है ना, लेटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन। लीनियर स्ट्रेन का रेशियो क्या कहलाता है, पॉइजन रेशियो, है ना। इसके लिए क्या होता है आपका 10.15। क्या होता है आपका 10.15। कंक्रीट का पॉइजन अनुपात कितना होता है 10.15। फिर हम कह रहे हैं केयरफुली, बहुत मतलब कि अच्छे से पढ़ना है। आरसीसी का नहीं पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, सिर्फ कंक्रीट का मापांक अनुपात कितना होता है 10.15। जबकि स्टील का कितना होता है, स्टील का होता है आपका 10.33 से 10.25, है ना, या फिर 1/3 से 1/4, ऐसा भी कर सकते हैं। एक किसका है आपका स्टील का मापांक अनुपात, है ना, 1/3 वाला ये है, 1/4 वाला इसके बीच में रहता है। इसका भी वेरिएशन करते रहता है, 10.15 के जगह 10.1 भी हो जाएगा, ठीक है, दो नहीं होता है। अब समझिएगा पॉइजन रेशियो क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन अपान लीनियर स्ट्रेन। लेटरल मतलब हो जाएगा, अब चलिए अब इसका मतलब कि ना हिंदी में दिक्कत होगा। हाँ, पार्श्व विकृति क्या है आपका, पार्श्व विकृति अपान रेखीय विकृति, ठीक है। पार्श्व विकृति अपान रेखीय विकृति का अनुपात क्या होता है, पॉइजन रेशियो, ठीक है। अब देखिए पार्श्व विकृति क्या है, अब समझिएगा, दोनों को समझा देते हैं। एक है आपका लेटरल, एक कोई है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इधर टेंसाइल फोर्स लगा दिए, इधर टेंसाइल फोर्स। अब ये ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब समझिएगा इसको ना एक तरफ ही समझाते हैं, दोनों तरफ ना रख के एक तरफ समझाते हैं, इधर ही समझाते हैं, ठीक है। इस पर टेंसाइल फोर्स लगा खींच दिए, तो इतना क्या हो गया, इतना हो गया आपका डेल्टा एन, यानी लंबाई में वृद्धि। लेकिन आप क्या देख रहे हैं, लंबाई में तो वृद्धि हो रहा है, लेकिन चौड़ाई में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, यानी मोटाई भी कर सकते हैं, डेल्टा टी, है ना। इस मार्कर को जब हम खींचे हैं तो इसकी लंबाई तो बढ़ गई, लेकिन मोटाई क्या हो गया है, घट गया है। तो लंबाई में वृद्धि को कहते हैं रेखीय वृद्धि, है ना। रेखीय स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल अपान एल, यानी लंबाई में वृद्धि अपान प्रारंभिक लंबाई। लंबाई में वृद्धि अपान एक प्रारंभिक लंबाई का अनुपात क्या कहलाता है, रेखीय विकृति। जबकि पार्श्व विकृति क्या कहलाता है, समझिएगा, जो चौड़ाई में कमी, यानी डेल्टा टी अपान टी, चौड़ाई में परिवर्तन, है ना, चौड़ाई में परिवर्तन अपान प्रारंभिक चौड़ाई का अनुपात क्या हो गया, पार्श्व विकृति, यानी साइड में कितना विकृति हो रहा है। अब समझिएगा ये गोलाकार रहेगा तो साइड में कितना होगा, डेल्टा डी अपान डी, है ना, व्यास में परिवर्तन अपान व्यास। अब समझिएगा हम एक्चुअल में क्या होगा, विकृति क्या होता है, स्ट्रेन ना एक्चुअल में होता है चेंज इन डायमेंशन अपान ओरिजिनल डायमेंशन। अब बहुत लोग क्या करते हैं ना कि विकृति बोलते हैं कि लंबाई में वृद्धि अपान प्रारंभिक लंबाई, है ना। बहुत लोगों को विकृति क्या लगता है कि लंबाई में वृद्धि अपान प्रारंभिक लंबाई। भाई लंबाई में वृद्धि अपान प्रारंभिक लंबाई वो होता है रेखीय वृद्धि, वो क्या रेखीय विकृति होता है, वो विकृति का एक प्रकार है। विकृति कई प्रकार से होते हैं, है ना। जैसे कि विकृति हम दिखा देना आपको कितने प्रकार के होते हैं, ये सारे क्वेश्चन आने वाले, ठीक है। विकृति दो प्रकार के होते हैं, लंब विकृति, जैसे प्रतिबल मिला था वैसे विकृति मिला कर्तन विकृति। और लंब विकृति तीन प्रकार के होते हैं, रेखीय विकृति, और दूसरा होता है आपका पार्श्व विकृति, और तीसरा होता है आपका आयतन विकृति, है ना। ये सब लोग पढ़े होंगे आयतन विकृति। अब रेखीय विकृति क्या हो गया, रेखीय विकृति चेंज इन लंबाई अपान ओरिजिनल लंबाई। रेखीय वृद्धि को भी ऐसा नहीं बोलना है लंबाई में वृद्धि अपान प्रारंभिक लंबाई। भाई कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम दबा दिए तो इसकी लंबाई क्या हो गई, घट गई। इसकी लंबाई क्या हो गई, डेल्टा एल घट गई। इसकी प्रारंभिक लंबाई एल थी, तब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी विकृति रेखीय विकृति कितना होगा, डेल्टा एल अपान एल। इसमें लंबाई बढ़ा था तो रेखीय विकृति कितना मिलेगा, डेल्टा एल अपान एल, है ना। लंबाई में वृद्धि या फिर लंबाई में कमी कुछ भी हो सकता है। पार्श्व विकृति क्या होगा भाई, पार्श्व परिवर्तन अपान प्रारंभिक माप, है ना। यानी इसकी डाया में देखिए, यहाँ टेंशन में लगाए थे तो इसकी डाया क्या हो गया था, घट गया था, है ना। भाई ये वर्गाकार रहेगा तो मोटाई घट जाएगा, चौड़ाई घट जाएगा, आप समझ सकते हैं। आयताकार रहेगा तो गोलाकार, मतलब कि गोलाकार है तो
व्यास घट जाएगा। लंबाई की है तो घट गया, जबकि दबाएं हैं तो इसका व्यास क्या हो गया है, बढ़ गया, यानी पार्श्व क्या हो गया, बढ़ गया है ना। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ बढ़ा है, तो पार्श्व में परिवर्तन यानी साइड डायमेंशन अपन ओरिजिनल साइड डायमेंशन का रेशियो क्या होता है, पार्श्व विकृति। जबकि दोनों को कंबाइंड रूप से देखेंगे तो आयतन में परिवर्तन अपान प्रारंभिक आयतन का अनुपात क्या होता है, आयतन विकृति होता है ना। इस लंब विकृति, कर्तन विकृति आप जानते हैं, कर्तन विकृति ऐसा पढ़े होंगे आप लोग, जिसमें सिर्फ शेप चेंज होता है, साइज नहीं चेंज होता है ना। कर्तन विकृति में सिर्फ शेप चेंज होता है। क्वेश्चन आएगा कि किस प्रकार की विकृति में सिर्फ शेप चेंज होता है, साइज नहीं चेंज होता है, तो किसमें चेंज होता है आपका, कर्तन विकृति में सिर्फ शेप चेंज होता है, साइज नहीं चेंज होता है ना। तो आपको समझ आएगा, और सारे के सारे विकृति यहाँ क्लियर हो गया होगा। प्रतिबल तो हम पहले क्लियर किए थे, और विकृति क्या हो गया, आज क्लियर हो गया। मान लेते हैं नहीं क्लियर हुआ अभी, चलिए हम क्लियर कर दे रहे हैं अच्छे से। विकृति कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन सा, लंब विकृति। अब देखिए, मतलब सिविल और मैकेनिकल जो अच्छे से प्रतिबल विकृति नहीं जानता है ना, मतलब कि उसके पढ़ना ही बेकार एक तरह से। प्रतिबल विकृति मतलब कि उसके अलावा कुछ है ही नहीं। अभी आप आगे पढ़ेंगे, आरसीसी देखे होंगे, सिर्फ प्रतिबल आ रहा था, है कि नहीं। अभी अगले सेमेस्टर में, 5वें सेमेस्टर में, और एग्जाम खत्म होते ही 5वें सेमेस्टर का स्टार्ट हो जाएगा, और बहुत ही अच्छे तरह से, है ना। देखेंगे आप लोग, वीडियो का क्वालिटी वगैरह भी ठीक हो गया होगा, अब कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिएगा, बहुत ही जानदार चलेगा क्लास, लेकिन क्या करना पड़ेगा आपको, शेयर करना पड़ेगा वीडियो को, है ना। थोड़ा सा शेयर करिए। चलिए यहाँ आते हैं, क्या है, लंब विकृति और कर्तन विकृति, है ना। कर्तन विकृति, लंब विकृति क्या कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। क्या हो जाएगा आपका, रेखीय विकृति, पार्श्व विकृति, और कौन सा विकृति हो जाएगा आपका, आयतन विकृति, है ना, आयतन विकृति। अब लंब विकृति कब मिलेगा, लंब प्रतिबल कब मिला था बताइए तो, जब कोई फोर्स किसी सरफेस के लंबवत लगा था तो लंब प्रतिबल उत्पन्न होता है। वैसे जब कोई फोर्स किसी सरफेस के लंबवत लगेगा तो लंब विकृति उत्पन्न होगा। एक कितने, देखिए रेखीय विकृति क्या हो गया, एक कोई ऑब्जेक्ट है, कितने लंबाई का, स्मॉल एल लंबाई का, इसमें टेंशन फोर्स लगा खींच दिए तो इसकी लंबाई क्या हो गई, बढ़ गई, कितना, डेल्टा एल। तो रेखीय विकृति कितना होगा, डेल्टा एल अपान एल। या फिर कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी प्रारंभिक लंबाई थी स्मॉल एल, इस पर कंप्रेशन फोर्स लगाए, इसका व्यास बढ़ेगा कि नहीं, हाँ, कम लंबाई में कमी कितना हुआ, डेल्टा एल, तो कितना हो जाएगा रेखीय विकृति, डेल्टा एल अपान एल। पार्श्व है भाई, कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी लंबाई लगा खींच दिए, इसकी लंबाई बढ़ गई। लेकिन मान लेते हैं गोलाकार है, तो इसकी व्यास क्या हो गया, डेल्टा डी घट गया, तो पार्श्व विकृति डेल्टा डी। प्रारंभ में कितना विकृति था आपका डी था अपान डी, है ना। या फिर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें कंप्रेशन फोर्स लगाएंगे तो इसका डाया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले डाया था डी, बढ़ कितना गया, दोनों लेकर डेल्टा डी बढ़ गया, है ना। तो पार्श्व विकृति डेल्टा डी अपान डी। या फिर मान लीजिए कोई आयताकार के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा बी अपान बी या डेल्टा टी अपान टी, है ना, 2 डायमेंशन मिलेगा। आयतन विकृति में दोनों को जोड़ के करेंगे, डेल्टा भी अपान भी। कर्तन विकृति देखिए, कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ अब देखिएगा, यहाँ जितने के जितने फोर्स लगे होंगे इसके लंबवत लगेंगे तभी तो लंब विकृति मिलेगा। अब देखिए, ए फोर्स इस वाले सरफेस के लंबवत, ए फोर्स इस वाले सरफेस के लंबवत, यानी सरफेस के लंबवत, तभी तो लंब विकृति मिलेगा। यहाँ क्या है, जब नीचे से फिक्स है देखिएगा, तो देखिए यहाँ से मिला, इधर से धक्का देंगे तो इस वाले सरफेस के कैसा फोर्स मिल रहा है, समानांतर। यानी जब कोई फोर्स किसी सरफेस के समानांतर लगता है तो कर्तन प्रतिबल उत्पन्न होता है, बताए थे। यानी जब कोई फोर्स किसी सरफेस का समानांतर लगेगा तभी क्या मिलेगा आपको, कर्तन विकृति भी मिलेगा। अब इसको इस ऑब्जेक्ट इस तरह हो जाएगा, तो इसका सिर्फ ना शेप चेंज हुआ है, साइज अभी, यानी उसका आयतन क्या है, अभी भी उतना ही है, सिर्फ इस तरह से मटेरियल कैसा हो गया, इस तरह हो गया, इस कैसा हो गया है, इस तरह, इसका शेप चेंज हो गया, यानी साइज उसके अंदर वॉल्यूम उतना ही है, ठीक है। तो कर्तन में हमेशा शेप चेंज होगा, ठीक है, साइज नहीं। डायरेक्ट ऐसा नहीं लगेगा कि नीचे से रेजिस्टेंस में मिलेगा, हमेशा 2 प्रतिबल रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, छोटा क्वेश्चन था, लंबा खींच दिए, है ना। अब देखिए, जो पढ़ना है ना सॉलिड पढ़ेंगे, ठीक है, हाँ। और इंट्रोडक्शन नहीं मेन है आपका, इंट्रोडक्शन ज़्यादा क्वेश्चन वाले हैं, कह रहा है RBLC का पूरा नाम क्या है, RBLC का पूरा नाम क्या है, पूरा नाम क्या है। तो RBLC का हो जाएगा आपका रीइंफोर्समेंट, हो जाएगा आपका रीइंफोर्समेंट ब्रिक लाइम कंक्रीट, क्या हो जाएगा आपका रीइंफोर्समेंट ब्रिक लाइम कंक्रीट, है ना। तो इसका ऑप्शन नहीं लिखना है, पहली बार आपके सामने आया था तो ऑप्शन लिखने का कोई मतलब नहीं है। क्या हो जाएगा आपका रीइंफोर्समेंट ब्रिक लाइम कंक्रीट, है ना।
क्या हो जाएगा, रीइंफोर्समेंट ब्रिक लाइम कंक्रीट। सीसी क्या होता है, सीमेंट कंक्रीट। आरसीसी क्या होता है, रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। एलसीसी क्या होता है, लाइम सीमेंट कंक्रीट, है ना। देखिए आरबीसी क्या होता है, रीइंफोर्समेंट ब्रिक कंक्रीट, ठीक है। और आरबीएलसी रीइंफोर्समेंट ब्रिक लाइम कंक्रीट, ठीक है। इसके आगे आपके लिए बाउंसर फेंकेंगे हम समझ रहे हैं बाउंसर क्या होता है, कि यॉर्कर फेंक दें। अब बताइए सीसी का घनत्व तो कितना होता है, सीसी का घनत्व, आरसीसी का घनत्व, एलसीसी का घनत्व, आरबीएल का घनत्व। इसको खत्म करते हैं, सिर्फ आरबीसी और आरबी, है ना। बताइए इसका नहीं, ब्रिक मेसनरी है, ठीक है, ब्रिक मेसनरी या और सॉइल का। बताइए इसका घनत्व, इसका आने वाला है, एक आएगा। बताइए सीसी का होता है आपका 24,000 न्यूटन प्रति मीटर क्यूब, है ना। आरसीसी का 25,000 न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। रेनफोर्समेंट ब्रिक का होता है, ब्रिक मेसनरी यानी ईंट की चिनाई का होता है आपका 19,200 न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। और रेनफोर्समेंट ब्रिक मेसनरी का होता है आपका 20,000 न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। सॉइल का तो हम सॉइल मैकेनिक्स में देखेंगे, ठीक है। जितना याद रखिएगा, जितना भी हम रिवीजन कराए हैं ना उसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सीवियर कंडीशन के लिए आरसीसी में, कह रहा है आपका सीवियर कंडीशन के लिए आरसीसी में मिनिमम आवरण होता है, नॉमिनल कवर, ठीक है, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आवरण होता है। आपका वो सारणी याद ही होगा, है ना। एक क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 50, 35, 45, 40, 50, 35, 45 और 40, ठीक है। एडी हो जाएगा, एसी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ये सारे के सारे एमएम में है ना, ये सारे के सारे एमएम में है, किसमें है, एमएम में। बताइए क्या होगा, आपको सारणी याद है कि नहीं, है ना। सारणी तुरंत आपके आँख के सामने आना चाहिए। कैसे आना चाहिए भाई, क्या होगा आपका कंडीशन, माइल्ड, जरूर इसको बताइए मेरे साथ, बोलिए। माइल्ड के बाद क्या होगा, मॉडरेट, है ना। उसके बाद सीवियर, उसके बाद वेरी सीवियर, उसके बाद क्या होगा आपका एक्सट्रीम, क्या हो जाएगा एक्सट्रीम, है ना। उसके बाद क्या था, पीसीसी का मिनिमम ग्रेड, है ना। उसके बाद आरसीसी का मिनिमम ग्रेड, उसके बाद नॉमिनल कवर, है ना, नॉमिनल कवर, ठीक है। इसके लिए कोई था नहीं, इसके लिए 15, अरे यहाँ लिख दिए, क्या था आपका, एक कंडीशन हो गया, ए पीसीसी, आरसीसी, और क्या हो जाएगा आपका कवर, है ना। क्या हो जाएगा इसके लिए कुछ नहीं था, एम 15, एम 20 और क्या हो जाएगा एम 25, है ना। इसके लिए याद ही होगा 20, 30, 35, 20, 25, 30, 35 और 40, है ना। हमको कैसे याद है, 20 से शुरू करना है, 40 पे ख़त्म करना है। एक क्या था आपका, ए 20 था, है ना, ए 30 था, ए 45 था, ए 50 था, एक क्या था आपका 75, ऐसा ही तो था। सर फैन आवाज़ कर रहा होगा ना, बंद कर दें। क्या है आपका बताइए, क्या है कि 20, 30, 45, 50, 75, है ना। 20, 30, 45, 50, 75 और मिला लेते हैं, क्या पूछा है, सीवियर कंडीशन पूछा है ना। अब सीवियर कंडीशन के लिए मिला लेते हैं भाई, सीवियर कंडीशन के लिए कितना है 45, कहीं दिया है इसमें, हाँ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, है ना, मिल जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत, ऐसा याद होना चाहिए। अब जानते हैं कंडीशन क्या क्या है ना। हम आपसे पूछते हैं यानी वैसे स्ट्रक्चर, वैसे आरसीसी स्ट्रक्चर जो ज्वारभाटा के कंटेक्ट में आते हैं वो कौन सी कंडीशन में आएंगे, जो ज्वारभाटा के कंडीशन में एक कंटेक्ट में आएगा। वैसा आरसीसी स्ट्रक्चर जो ज्वारभाटा के कंटेक्ट में आएगा वो कौन सा आरसीसी मतलब कौन सा कंडीशन होगा, बताइए। आप समझ रहे होंगे क्वेश्चन, कौन सा होगा आपका, एक्सट्रीम कंडीशन में, है ना। किस कंडीशन में होगा आपके, एक्सट्रीम कंडीशन। अगला क्वेश्चन वही था, तो इसको लिखवाने की जरूरत है नहीं, है ना। अगला कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आरसीसी को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। 8th ईयर में क्वेश्चन आया था इस बार, है ना। आरसीसी को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। आरसीसी को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। ए हो जाएगा आपका 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, है ना, 2, 3, 4, 5। बताइए आरसीसी को कितने प्रकार से मतलब वर्गीकृत किया गया है। इन आरसीसी के कितने प्रकार से होते हैं,
कितने प्रकार से होते हैं? देखिए एक क्वेश्चन थर्ड ईयर में 6 सेमेस्टर में कहाँ आया था, वो क्वेश्चन पूछा था आपका कि जैसे एक सब्जेक्ट है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, है ना, आप भी पढ़ेंगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, तो उसी में क्वेश्चन आया था। तो कितने प्रकार से होते हैं? 2 प्रकार से, है ना। अब आरसीसी को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? 2 प्रकार से। कैसे? एक तो जहाँ आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं वहीं जाकर ढलाई करिए, तो इन सीटू कॉस्ट, है ना। और एक पहले से ढलाई किया हो वहाँ ले जाकर रख दीजिए, तो उसे कहते हैं प्री कॉस्ट। समझ रहे हैं? होता है आपका इन सीटू कॉस्ट और दूसरा होता है आपका प्री कॉस्ट। इन सीटू मतलब हिंदी हो जाएगा इसका स्वस्थान ढलित और होता है पूर्व ढलित, यही ना है, पूर्व ढलित कंक्रीट, ठीक है, पूर्व ढलित कंक्रीट। तो समझ रहे हैं? जैसे कि मान लीजिए कि कोई स्ट्रक्चर, जैसे कि आपके घर जो बनता है वो सारे कंक्रीट क्या होते हैं? इन सीटू होते हैं, यानी जहाँ काम होता है वही सारे हम ढलैया करते हैं। जैसे कि क्या कहीं बीम को बाहर से ला कर ढाल कर रख देते हैं? नहीं, बीम का अपने घर में खुद ढलाई करते हैं। क्या छत कहीं ला कर रख देते हैं? नहीं, छत का भी खुद आप ढलाई करते हैं, है ना, इन सीटू। प्री कास्ट यानी जैसे ब्रिज वगैरह बनता है ना, ओवर फ्लाई ब्रिज वगैरह बनता है ना, तो ओवर ब्रिज में क्या होता है, जो भी बीम वगैरह रहते हैं बस बाहर से हम ढलाई किए रहते हैं, ला करके रख देते हैं, तो हो जाएगा आपका प्री कास्ट कंक्रीट, ठीक है। ये होते हैं आरसीसी के प्रकार। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है आपका आरसीसी को पहली बार किसने विकसित किया था? आरसीसी को पहली बार किसने विकसित किया था? और देखिए ये आपके लिए क्या है ना, लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इसके आने के चांस कम है, लेकिन थर्ड ईयर का देखते हुए ना हम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। उन लोगों का भी हम कुछ क्वेश्चन ऐसे कराए थे जो हम कहे थे कि देखो ये लेस इंपॉर्टेंट है, आने वाला नहीं है, लेकिन मतलब कि बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप पॉलिटेक्निक में हैं तो आपका क्वेश्चन ईजी आएगा, ये भूल जाइए। क्वेश्चन अच्छे खासे लेवल के आ रहे हैं, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बताइए आरसीसी को पहली बार किसने विकसित किया था? ABCD हो जाएगा आपका जोसेफ मुनियर, ठीक है। अगला है आपका जॉन स्मिटन, और सी हो जाएगा आपका फ्रांसिस काइगनेट, चौथा क्या हो जाएगा आपका जोसेफ स्पीडन। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा आपका फ्रांसिस काइगनेट। यानी आरसीसी को कौन डेवलप किया था सबसे पहले? फ्रांसिस काइगनेट। जबकि सीमेंट का पूछ देगा वो कि सीमेंट के आविष्कार किसको माना जाता है? किसको माना जाता है? जोसेफ स्पीडन को, है ना। किसको माना जाता है आपका? सीमेंट का आविष्कारक माना जाता है आपका जोसेफ स्पीडन को, ठीक है। अब नाम में प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है आरसीसी बीम में इस्पात के छड़ों का उपयोग क्यों करते हैं? आरसीसी बीम में इस्पात के छड़ों का उपयोग क्यों करते हैं? इस्पात के छड़ों का उपयोग क्यों करते हैं? आरसीसी में इस्पात के छड़ों का उपयोग क्यों करते हैं? ये क्या बोल रहा है आपका? ताकि यह संपीड़न बल वहन कर सके, ताकि यह संपीड़न बल वहन कर सके, है ना। बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है ताकि यह तनन बल वहन कर सके, ताकि यह तनन बल वहन कर सके, ठीक है। सी क्या कह रहा है? सी बोला है कह रहा है आपका ताकि यह संपीड़न और तनन दोनों वहन कर सके, या संपीड़न और तनन दोनों वहन कर सके। और डी क्या कर रहा है आपका? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं डालते कहाँ है? कोई ना कोई तो होगा। ये बताइए क्या होगा भाई? आरसीसी में सबको पता है, आरसीसी में छड़ को क्यों डालते हैं? क्योंकि यह तनन बल को वहन कर सके, ठीक है। आरसीसी में क्यों डालते हैं? ताकि तनन बल वहन कर सके।
अब हम पूछते हैं कि जो छड़ होता है वो कितने ग्रेड में होता है, नॉर्मली कितने ग्रेड में होता है बताइए, जो हमको पढ़ना है। तो आपके सामने हम लाइन भी खींच दी है, कितने ग्रेड में मिलेंगे, 3 ग्रेड में। जैसे आरसीसी का ग्रेड होता है M15, M20, M25, M30, होता रहता है ना, चलता रहता है। उसी तरह किसका ग्रेड होता है, आपका छड़ का ग्रेड होता है। कैसा होता है, FI 250, FI 415, FI 500, और भी होता है FI 550D, FI 550D, है ना। ये सारे के सारे ग्रेड होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में बस 3 ही मिलेगा। कितना, FI 250, FI 415 और FI 500। FI 250 को क्या कहते हैं हम लोग, माइल्ड स्टील। क्या कहते हैं हम लोग, माइल्ड स्टील। इसको मिटा दें, हाँ मिटा देते हैं। FI 250 को कहते हैं माइल्ड स्टील, और FI 415 और 500 कहते हैं टोर बार। क्या कहते हैं, टोर बार, या फिर HYSD बार। क्या कहते हैं, HYSD बार, ठीक है। अब समझिएगा, माइल्ड स्टील मतलब यानी वैसे छड़ हैं जिसपे इस तरह का रेशा नहीं रहता है ना, अरे नहीं रहेगा ना, इस पर जिस पे रेशा नहीं रहेगा उसे कहेंगे लोग माइल्ड स्टील। जबकि टोर बार में क्या होता है, टोर बार में छड़ों पे इस तरह का क्या बना रहता है, आपका रेशे बने रहते हैं, है ना। जिसकी क्षमता अधिक होती है, क्योंकि रेशे की वजह से वो ज़्यादा अच्छा परफेक्ट बांड बना लेता है। समझ आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे, HYSD का फुल फॉर्म क्या होता है, आएगा, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। HYSD का फुल होता है आपका फुल फॉर्म हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मेशन, है ना। क्या हो जाएगा आपका, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मेशन क्या हो जाएगा आपका, HYSD का फुल फॉर्म। हम आपसे पूछ दें FI 250, 415 और 500 में 250, 415, 500 क्या है। जैसे कि M20, M25, M30 में 20, 25, 30 क्या था, आप कहते हैं विलासिक सामर्थ्य, या फिर इसे कह देंगे आप चरम सामर्थ्य। यही कहेंगे ये आपका क्या है, चरम सामर्थ्य, है ना। या फिर आप कह देंगे सर जी ये चरम सामर्थ्य यानी 20 वाला 20 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर का लोड लेगा, ये 25 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर चरम सामर्थ्य है ना सब, या फिर ये 30 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर का लोड लेगा। कौन सा लोड लेगा, संपीड़न। कौन सा लोड लगा है, संपीड़न, क्योंकि कंक्रीट किसमें मजबूत होता है, संपीड़न में। उसी तरह ये सारे के सारे जो है ना, FI 250, 415 और 500 एक कौन से आपके चरम प्रतिबल हैं। कौन से प्रतिबल हैं, चरम प्रतिबल, यानी 250 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर इसका चरम प्रतिबल, इसका चरम प्रतिबल 415 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, इसका चरम प्रतिबल 500 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, है ना। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि हम कोई भी काम चरम प्रतिबल पे नहीं करते हैं, हम कोई भी काम कैसे करते हैं, वर्किंग स्ट्रेस पे, यानी डिजाइन स्ट्रेस पे। तो डिजाइन स्ट्रेस के लिए क्या निकालते हैं, वर्किंग स्ट्रेस। डिजाइन स्ट्रेस के लिए क्या लिखते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस यानी चरम प्रतिबल अपान सुरक्षा गुणांक, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो देखिए वही तो हम कंक्रीट के लिए सुरक्षा गुणांक लिखते थे, यानी 20/3 7, 25/3 8.5, है ना। लेकिन आप क्या कहेंगे, सर चरम प्रतिबल है 250, या फिर 250 का चरम प्रतिबल 250 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर टेंसाइल लोड लेगा। कौन सा लोड लेगा, टेंसाइल, क्योंकि छड़ है ना। ये कौन सा लोड ले रहा था, संपीड़न। कहेंगे FI 415 का चरम प्रतिबल 415 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर का तनन लोड है। इस पर क्या कहेंगे, सर M25 का चरम प्रतिबल 25 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर का संपीड़न लोड है। दिखाई तो दे रहा है ना अच्छे से, हाँ। क्या कहेंगे आप, संपीड़न लोड है। समझ आ रहा है, सारे के सारे संपीड़न है, सारे के सारे टेंसाइल लोड है। अब इसका आप जानते हैं छड़ का सुरक्षा गुणांक कितना होता है, 1.78। आंशिक सुरक्षा गुणांक तो हम नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, 1.78। तो इसका वर्किंग स्ट्रेस कितना हो जाएगा, 250/1.78 हो जाएगा 140 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। जैसे उसका हुआ था ना 7, 8.5, 10 या फिर 5, उस तरह इसका हो जाएगा। इसका हो जाएगा आपका 415 का 1.78 हो जाएगा आपका 230 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। तो निकाल लेंगे दोनों का, इसका कोई भी ग्रेड दे दे वर्किंग स्ट्रेस निकाल लेंगे, इसका भी कोई ग्रेड दे दे वर्किंग स्ट्रेस आप निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ आया दोनों। आगे बढ़ जाएं, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, कर रहा है अगला क्वेश्चन कि आरसीसी के लाभ बताइए, ये सब लोग बता देंगे। कर रहा है मॉड्यूलर अनुपात का क्रीप पर क्या असर होता है। मॉड्यूलर रेशियो का क्रीप पर क्या असर होता है।
क्रीप पर क्या असर होता है, क्या असर होता है। ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा क्रीप का, पर नहीं, क्रीप का क्या असर होता है, क्रीप का क्या असर होता है, क्या हो जाएगा, मॉड्यूलर अनुपात घटेगा, मॉड्यूलर अनुपात बढ़ेगा। क्या कर आपका मॉड्यूलर रेशियो, हम डायरेक्ट लिखते हैं एम डी, ठीक है ना, एम आर, ठीक है, समझ जाएंगे, एम आर बढ़ेगा। दूसरा हो जाएगा मॉड्यूलर रेशियो घटेगा, सी क्या हो जाएगा, मॉड्यूलर रेशियो घटेगा या बढ़ेगा, है ना। डी क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, कहाँ गया, कहेगा कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बताइए क्या होगा, फटाक से बताइए। अब समझिए क्या होगा आपका, बताइए फटाक से, क्या हो जाएगा, मॉड्यूलर रेशियो क्या होगा आपका, घटेगा। मॉड्यूलर रेशियो क्या होता है आपका, घटता है। क्या हो जाएगा, मॉड्यूलर रेशियो क्या होगा आपका, बढ़ेगा, है ना। क्रीप पर क्या हो जाएगा, यानी क्रीप आने से ना मॉड्यूलर रेशियो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब मॉड्यूलर रेशियो बढ़ेगा वो बात हम छोड़ते हैं, सबसे पहले हम आते हैं क्रीप क्या होता है। याद रखिएगा इसको, ये देखिए ये आपके सिलेबस से थोड़ा सा मतलब कि डीप है, ठीक है, आपका सिलेबस का ही है, देखिए थोड़ा डीप में है। क्रीप क्या होता है, अब क्रीप जैसे देखेंगे, जब लाइन का तार क्या होता है, लाइन का तार खींचा गया रहता है, एकदम टाइट खींच के छोड़ देंगे ना तो कुछ दिन बाद देखेंगे इस तरह हो जाएगा तार, यानी परमानेंट क्या हो गया, डिफॉर्मेशन हो गया। परमानेंट क्या हो गया, डिफॉर्मेशन हो गया, तो उसे क्या कहेंगे हम, क्रीप कहेंगे। कोई भी चीज़ को ना वैसे रख देंगे, यूज नहीं करेंगे तो उसका क्या हो जाता है, डिफॉर्मेशन हो जाता है। जैसे खिड़की, खिड़की ना, अब देखिए एक घटना ऐसा थोड़ी है कि 2 साल 3 साल में हो जाएगी, नहीं, बहुत दिनों बाद होता है ना। तो खिड़की, शीशे का जो ग्लास रहता है ना, खिड़की लगा रहता है, बहुत दिन तक ऐसे ऐसे रहता रहता ना, टेम्परेचर कंटेक्ट में आएगा तो ऊपर का मटेरियल थोड़ा सा निकल जाएगा, ऊपर का थोड़ा सा मटेरियल निकल जाएगा और ऐसे हो जाएगा, नीचे आके हो जाएगा। इसे ही क्या कहेंगे, देखिए मटेरियल ऊपर से आके नीचे आ गया, है ना। ये सारे के सारे क्रीप, यानी परमानेंट क्या है, डिफॉर्मेशन है। तो सिंपल सा है कि मॉड्यूलर रेशियो का पर, मॉड्यूलर रेशियो पर क्रीप का क्या असर होता है। तो मॉड्यूलर रेशियो पर क्या होगा, क्रीप का असर, मॉड्यूलर रेशियो, इन क्रीप आने से मॉड्यूलर रेशियो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सिंपल सा समझना है, क्रीप आने से मॉड्यूलर रेशियो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब मॉड्यूलर रेशियो के बढ़ने से क्या होता है, अब रख लीजिए आप bx² / 2 = m(ast)(d-x), यहाँ से जान जाएंगे मॉड्यूलर रेशियो बढ़ने घटने से क्या होता है। या फिर σcb = 280/m मॉड्यूलर, अरे m×3, ये होता है ना, m/280 3 σcb। तो σcb यदि हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, 280 3 σcb, यम आ जाएगा। यानी मॉड्यूलर रेशियो बढ़ेगा तो प्रतिबल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, मेंबर कमजोर हो जाएगा। तो सिंपल है, क्रीप आने से, दरार वगैरह आने से, RCC स्ट्रक्चर में क्या आता है, परमानेंट दरार ही तो आता है ना। दरार या फिर थोड़ा सा बेंड हो गया, तो थोड़ा सा बेंड वगैरह होने से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, σcb घट जाएगा, है ना। तो सिंपल सा है कि क्रीप आने से मॉड्यूलर रेशियो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा भाई, कि क्रीप आने से उसकी सामर्थ्य प्रतिबल देना क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। मॉड्यूलर रेशियो किसका रेशियो होता है, बताइए। मॉड्यूलर अनुपात किन दो अनुपातों का होता है रेशियो, बताइए फटाक से। तो मॉड्यूलर रेशियो होता है, बताइए, ES/EC, है ना, ES/SC। सिंपल सा याद रखना है, SC से, है ना, क्या रखना है, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर दीजिए, SC, है ना। यानी ऊपर रहेगा आपका ES और नीचे क्या रहेगा आपका EC, SC। यानी स्टील का यंग मापांक और कंक्रीट का यंग मापांक का अनुपात होता है आपका मापांक अनुपात, क्योंकि बहुत जल्दी भूलता है ना, हम तो ऐसा याद किए हैं। अगला कह रहा है आपका, कह रहा है मॉडुलस ऑफ रप्चर, देखा कंक्रीट का मॉडुलस ऑफ रप्चर देता है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंक्रीट का मॉडुलस ऑफ, हिंदी लिख दें, भंजन मापांक देता है। क्या देता है भाई, ये दे देगा आपका कंक्रीट की प्रत्यक्ष तनन सामर्थ्य, कंक्रीट का प्रत्यक्ष तनन सामर्थ्य, ठीक है, कंक्रीट का प्रत्यक्ष तनन सामर्थ्य। बी क्या बोल रहा है आपका, कंक्रीट का प्रत्यक्ष संपीड़न सामर्थ्य, कंक्रीट का प्रत्यक्ष संपीड़न सामर्थ्य, ठीक है।
सी क्या कह रहा है आपका, बंकन के अंतर्गत कंक्रीट का तनन सामर्थ्य, बंकन के अंतर्गत कंक्रीट का तनन सामर्थ्य दिखाई तो दे रहा है ना, कंक्रीट के अंतर्गत बंकन के अंतर्गत कंक्रीट का तनन सामर्थ्य। डी क्या हो जाएगा आपका, बंकन के अंतर्गत कंक्रीट का संपीड़न सामर्थ्य। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए हमको क्या बताया था, एक न्यूमेरिकल अभी पीछे हम लगाया था ना, लिखा था कंक्रीट का तनन सामर्थ्य कितना होता है, लिखे थे 10.7, एफ के शायद M40 था, है कि नहीं, M40 था, है ना। तो क्या था, डायरेक्ट तनन। अब समझिएगा, यानी एक क्या कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम खींच दिए तो एक क्या हो गया, डायरेक्ट टेंशन। क्या हो गया, डायरेक्ट टेंशन। इसको हम दबा दिए तो क्या हो गया आपका, डायरेक्ट कंप्रेशन। ठीक है, लेकिन ये क्या हो गया, ये बेंडिंग हुआ, ये क्या हुआ आपका, बेंडिंग हुआ। तो बेंडिंग होने के कारण कंप्रेशन और बेंडिंग होने के कारण टेंशन, है ना। तो नमन होने के कारण संपीड़न सामर्थ्य, नमन होने के कारण तनन सामर्थ्य। तो क्या हो जाएगा, तनन सामर्थ्य जानते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, बंकन के कारण तनन सामर्थ्य। बंकन के कारण तनन होता है आपका, बंकन के अंतर्गत तनन प्रतिबल कितना होता है, सिग्मा एस टी, है ना। बंकन के कारण तनन प्रतिबल सिग्मा एस टी, बंकन के कारण संपीड़न प्रतिबल सिग्मा सी बी, है ना, याद है। बंकन के कारण संपीड़न प्रतिबल सिग्मा सी बी, बंकन के कारण तनन प्रतिबल सिग्मा एस टी। सी मतलब कंक्रीट या कंप्रेशन, बी मतलब बेंडिंग, एस मतलब स्टील और टी मतलब टेंशन, हो जाएगा। ये क्या होता है आपका, अल्टीमेट स्ट्रेस यानी चरम प्रतिबल अपान फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस अपान फैक्टर ऑफ सेफ्टी, है ना। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसके लिए होता है 3, इसके लिए कितना होता है 1.87, है ना। हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड में है। अल्टीमेट स्ट्रेस भाई M20 का अल्टीमेट स्ट्रेस 20, 25 का 25, 30 का 30। अल्टीमेट स्ट्रेस कौन सा अल्टीमेट स्ट्रेस, संपीड़न का, है ना, संपीड़न। इसका FI 250 का 250, FI 415 का 415, FI 500 का 500। ठीक है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। ठीक है, अभंजन मापांक यानी मॉडुलस ऑफ रप्चर है। ठीक है, वो थोड़ा हिंदी ऐसा ही रहता है। कितना टाइम क्लास चल चुका 45-46 मिनट। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।